हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर क्लास 12th सोशियोलॉजी चैप्टर 1। अब हम इंडिया में देख रहे थे, तो इंडिया में जो इम्पैक्ट था जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का था वो कुछ इस तरीके से था कि इम्पैक्ट ऑफ द वेरी सेम ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन लेड टू डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन सम सेक्टर्स। अब कहीं पे अगर कुछ बनता है ना, तो वो किसी की कीमत पे ही होता है। देखो, बहुत सिंपल बात है, सोशियोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को ना बहुत डीप थिंकिंग रखना पड़ता है कि अगर मान लो आपकी कहीं पे जॉब लगी, ठीक, अब वो जॉब लगी तो आपकी है, लेकिन आपकी वजह से कितने सारे लोगों की जॉब वहाँ पे नहीं लगी है। तो वही है, एक की खुशी दूसरे का गम है। हमारे पॉइंट गलत नहीं थे। सो ऐसे ही जो ब्रिटिशर्स थे वो अपना इंडस्ट्रीज बढ़ा रहे थे, तो उनके इंडस्ट्रियलाइजेशन से ना एक टर्म और आता है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है कि इंडस्ट्रीज खत्म हो गई। सो डिक्लाइन ऑफ ओल्ड अर्बन सेंटर्स, जैसे कि जो मैन्युफैक्चरिंग ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा बढ़ा, तो जो ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट थे हमारे कॉटन के, सिल्क के, उससे जो था वो कंपटीशन कैसे कर पाते मशीन्स का। आप देखो, अगर आप हाथ से कोई चीज़ बनाते हो ना, इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट व्हेन यू मेक इट बाय अ मशीन वो बहुत जल्दी बन जाता है। तो ह्यूमन कैन नॉट कम्पीट विद द मशीन्स। सो इतना खतरनाक कंपटीशन हुआ कि धीरे धीरे हमारी जो अपनी लोकल कंपनीज थी, कंपनीज भी क्या, मतलब लोकल लोग एक साथ मिलके जो काम कर रहे थे, वो डिक्लाइन पे आनी शुरू हो गई। दिस पीरियड ऑल्सो सॉ द फर्दर डिक्लाइन ऑफ सिटीज, जैसे कि सूरत हो गया, मसूलीपट्टनम हो गया। वाइल जो बॉम्बे एंड मद्रास था ना, वो ग्रो हुआ। बॉम्बे मद्रास क्यों ग्रो हुआ? क्योंकि आपने इतिहास में, हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि यहाँ पे उन्होंने इंडस्ट्रीज लगानी शुरू कर दी थी बजाय हटाने के। सो व्हेन द ब्रिटिश टुक ओवर इंडियन स्टेट्स टाउन्स, जैसा कि थंजौर हो गया, ढाका हो गया एंड मुरीदाबाद हो गया, they lost their codes and therefore some of the artisan and count gentry. So from the end of 19th century, जब इंस्टॉलेशन होता है मैकेनाइज्ड फैक्ट्री इंडस्ट्रीज का, कुछ जो टाउन्स थे, सम टाउन्स बिकम मच मोर हेविली पॉपुलेटेड। अब जैसे बॉम्बे है या मद्रास की बात करें, या कहीं ना कहीं हम थोड़ा बहुत बंगाल कैलकाटा का बात कर सकते हैं, तो उसकी पॉपुलेशन हम देखते हैं कि ग्रेजुअल इंक्रीज होना शुरू हो गई थी। क्योंकि सब जगह तो काम बंद हो गया, क्योंकि मशीनें बंद हो गई, यहाँ पे फैक्ट्रीज आ गई, मशीन्स लग गई, जिसकी वजह से इधर की साइड हमको क्या देखने को मिलता है, हमको डेवलपमेंट देखने को मिलता है। डेवलपमेंट होगा, काम होगा, तो लोग आकर्षित होंगे, तो इसीलिए लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पे आने लग गए एंड दीज टाउन्स बिकम heavily populated. So urban luxury manufacturers like the high quality silk and cotton of Dhaka or Murshidabad must have been hit first by the almost simultaneous collapse of indigenous coat demand, the external market on which they had largely depended. Village craft in the interior, in the region, the other eastern India, where British penetration was earliest and deeply probably survived, much longer, coming to the seriously affect only with the spread of the railways. देखिए, इसमें क्या कर रहे हैं ना, कुछ चीज़ों को कुछ दूसरी चीज़ों से कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से जो बदलाव था वो हमें देखने को मिला। जब इंडस्ट्रीज़ आई तो हम कुछ ही शहरों तक सीमित हो गए, फिर धीरे धीरे ये पॉपुलेशन फैली भी। कब फैली? जब जैसे खासकर जो रेलवेज़ आई थी, रेलवेज़ का जब काम चल रहा था तो वो ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में रेलवेज़ बिछा रहे थे, तो वहाँ पे हमें थोड़ा डेवलपमेंट देखने को भी मिलता है। एंड उसके अलावा लोग भी इधर उधर हुए थे, बंटे थे, सो देयर कुड बी वेरियस पॉइंट ऑफ व्यूज़ ऑफ इट। तो एक सोशलॉजिस्ट को क्या करना होता है, सबका पॉइंट ऑफ व्यू समझना होता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बहुत कम देना होता है। इट्स जस्ट अपना कॉमन सेंस बंद करके चीज़ों को सोचना होता है। जो याद है, जब हमने शुरू ही किया था 11th का सोशलॉजी, तो पहला ही चैप्टर ये था कि कॉमन सेंस से अलग है भाई सोशलॉजी। सो द सेंसस ऑफ इंडिया रिपोर्ट 1911 क्या कहती है कि जो एक्सटेंसिव इम्पोर्ट है चीप यूरोपियन पीस गुड्स का एंड यूटेंसिल्स का, और जो एंड द एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया इटसेल्फ ऑफ न्यूमरस फैक्ट्री ऑफ वेस्टर्न टाइप हैव मोर और लेस डिस्ट्रॉयड मैनी विलेज इंडस्ट्रीज। तो सेंसस की रिपोर्ट बोल रही है कि जो हम इतना ज़्यादा इम्पोर्ट कर रहे हैं चीप यूरोपियन पीस गुड्स को, यूटेंसिल्स को, और जो इस्टेब्लिशमेंट है इंडिया में इतनी सारी फैक्ट्रीज़ का, उन्होंने बहुत सारी विलेज इंडस्ट्रीज़ को
ख़त्म कर दिया है। सो द हाई प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हैव ऑल्सो लेड मैनी विलेज आर्टिस्ट टू अबेंडन देयर हेरिडिटरी क्राफ्ट। उसकी वजह से क्या हुआ कि जो इतनी सारी चीज़ें हमें विदेशों से मिल जाती थी सस्ते कॉस्ट में, तो जो हेरिडिटरी क्राफ्टिंग टेक्निक्स थी उससे लोग दूर भागने लग गए, क्योंकि उससे उनको कोई फ़ायदा खास हो नहीं रहा था। So the extent to which this integration of old village organization is proceeding varies considerably in different part। ये जो change है बहुत ही noticeable था, easily आप notice उसको कर सकते थे। So unlike Britain, where the impact of industrialization led to more people moving into urban area, in India the initial impact of the same British industrialization led to more people moving into agriculture। हाँ, ये देखो कितनी गजब बात है। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुआ था ना, अच्छा ये ना पॉइंट ऑफ व्यूज़ है, हो सकता है ये चेंज भी हो सके, क्योंकि जब राइटर लिखता है ना तो वो क्या करते हैं कि बहुत सारे राइटर्स बहुत अलग बातें भी लिख देते हैं, बट फिलहाल हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है, जो हमारी एनसीईआरटी में दे रखा है हमें उस पर भरोसा करना पड़ेगा। सो बोलते हैं कि ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का इम्पैक्ट था, इससे बहुत सारे लोग अर्बन एरियाज़ में आए एंड अर्बन एरियाज़ में काम करने लगे। इन इंडिया जो इनिशियल इम्पैक्ट था वो थोड़ा अलग था। जब ये सब फैक्ट्री वगैरह सेटअप होने लग गई तो इंडियन लोगों को लगा कि यार ये क्या है, और वो सारा काम धंधा छोड़ के कहाँ पे शिफ्ट हो गए, वो एग्रीकल्चर पे शिफ्ट होने लग गए कि अब तो भाई हम अपना खेती बाड़ी करेंगे, खुद बनाएंगे, खुद खाएंगे, और जो बचेगा वो बेच दिया करेंगे। तो ये सेंसस ऑफ इंडिया रिपोर्ट क्लियरली शो कर रहा था। Then sociological writings in India have often discussed both the contradictory and unintended consequences of colonialism। सोशलॉजिकल राइटिंग्स ने था, उन्होंने डिस्कस किया है जो कॉन्ट्राडिक्टरी एंड अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस थे, यानी कि जो डिफरेंट चीज़ें थी। देन हम हिस्ट्री से थोड़ा सा पढ़ते हैं इसको। सो कंपैरिजन हैव बीन मेड बिटवीन इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द वेस्ट। कंपैरिजन किससे हुआ था आपका? बिटवीन द इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द वेस्ट, जो ग्रोथ था वेस्टर्न मिडिल क्लास का, और इंडियन एक्सपीरियंस इसका बहुत ही अपोजिट था भाई। कहीं पे इंडस्ट्रीज लग के तरक्की हो रही थी, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा था खास। सो बॉक्स बिलो कैरीज वन सच ऑब्जर्वेशन। इट ऑल्सो शोज कि किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था इज नॉट जस्ट अबाउट न्यू मशीन बेस्ड प्रोडक्शन, बट इट वॉज ऑल्सो अ स्टोरी ऑफ ग्रोथ ऑफ न्यू सोशल ग्रुप इन सोसाइटी और नया सोशल रिलेशनशिप। इन अदर वर्ड, इट इज़ अबाउट द चेंजेस इन इंडियन सोशल स्ट्रक्चर, कि भाई बदलाव किस तरीके से हमें इंडियन सोशल स्ट्रक्चर में देखने को मिला। अब बॉक्स देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा था सब्सटीट्यूट्स ऑफर्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी and consequently by the British government were land ownership and facilities for education in English। अब जो सब्सटीट्यूट ऑफर किए थे ना ईस्ट इंडिया कंपनी ने एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लैंड ओनरशिप के, वो क्या था कि हम आपको इंग्लिश एजुकेशन देंगे। द फैक्ट्स दैट द फर्स्ट रिमेन अनकनेक्टेड विद एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड द सेकेंड विद मेन स्ट्रीम ऑफ इंडियन कल्चर ट्रेडिशन। अब क्या हुआ कि जो मतलब लैंड ओनर थे उनको इंग्लिश एजुकेशन से कोई मतलब नहीं था, और जो सच में इंग्लिश एजुकेशन ले रहे थे उनको लैंड वगैरह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, इंडियन कल्चरल ट्रेडिशन क्या था उससे ज़्यादा उनकी जानकारी नहीं थी। सो अनकनेक्टेड विद एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंड विद मेन स्ट्रीम ऑफ इंडियन कल्चर ट्रेडिशन, दे एम्पली शो द ऑल्टरनेट वर नॉट सफिशिएंट इन द सेंस दैट दे कुड क्रिएट एनी जेन्युइन मिडिल क्लास। तो इन्होंने जो सो कॉल्ड एक तरीके से बोला कि हाँ ठीक है हम आपका लैंड कंट्रोल में ले रहे हैं, तो बदले में एजुकेशन भी तो दे रहे हैं, बट जिनसे लैंड लिया और जिनको एजुकेशन दिया दे वर कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सनालिटीज़। तो ये कोई इसकी वजह से कोई जेन्युइन मिडिल क्लास हमारा नहीं क्रिएट होता है। वी नो ओनली टू वेल दैट द जमींदार बिकम पैरासाइट्स इन द लैंड एंड ग्रेजुअल जॉब हंटर्स। तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो बोला जाता है, एक किस तरीके से गुमराह करने की कोशिश करी जाती थी लोगों को एंड किस तरीके से उसका कोई हमें जेन्युइन फ़ायदा देखने को नहीं मिलता है। तो इस पार्ट को हम यहीं तक रखते हैं, इसका अगला पार्ट हम कवर करेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो थैंक यू सो मच, आई मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।